हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सॉल्यूशन एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो में सीडीपी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो आपको सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और सीटेट के एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 नंबर आपको हर बार देखा जाता है। सीटेट जुलाई 2025 के लिए हम लोग इस वीडियो को स्पेशल बना रहे हैं। तो चैप्टर है आकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट और एवोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करा है आकलन असेसमेंट किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी के बारे में जानने के लिए क्या कर रहा है, किसी के बारे में जानने के लिए हम लोग कोई आकलन करते हैं। और ये आकलन जब किसी को बच्चे को पढ़ाया जाता है तो ये किया जाता रहता है, ये निरंतर चलता रहता है। ठीक है, और ये पॉइंट आपको सीटेट एग्जाम 2019 में पूछ चुका था। ये लाइन आपको देकर एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है। आकलन के द्वारा ही हम आंकते रहते हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है, इसको कैसे सिखाया जा सकता है। तो आकलन करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चा कैसे सीख सकता है, इसीलिए आकलन को किया जाता है। और आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कॉन्सेप्ट से संबंधित कि बच्चा को कैसे सीख रहा है और इसको कैसे सिखाया जा सकता है। तो देखिएगा, एक बच्चा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। पूछ रहा है कि आकलन क्या है, तो फिर एक का जवाब आ रहा है आकलन किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मैं डायग्राम बनाए हो कि आप डायग्राम भी देखें और आपको इस तरह अच्छा लगेगा। पूछ रहा है यह प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है, ये प्रक्रिया कब होता है। ठीक है, तो यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कंटिन्यूअस प्रक्रिया, ये चलते रहता है। जब 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 पढ़ाया जाता है तब तक ये, जब तक पढ़ता आदमी सीखता है तब तक ये प्रक्रिया चलते रहता है। आकलन का प्रक्रिया चलते रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कह रहा है कि अब आकलन जो होता है वो आकलन दो प्रकार का होता है, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। अब देखिएगा, रचनात्मक आकलन क्या है। ठीक है, सीखने के प्रक्रिया में सुधार और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। रचनात्मक आकलन में सीखने की प्रक्रिया में सुधार और विकास पर केंद्रित किया जाता है। वहीं योगात्मक आकलन आपको समग्र प्रदर्शन और उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो इसका फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में भी इससे और भी इसके देखते हैं कि क्या क्या और हो सकता है। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा होगा तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहली बार चैनल पे आए हो तो, और अपने जानने पहचाने वालों को अवश्य शेयर करें। किसी ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। इससे पहले मैं 6 चैप्टर सीडीपी का डाल चुका हूँ। चलिए आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। रचनात्मक आकलन के बारे में देखते हैं। पढ़ने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट तरीका या आकलन है। हम लोग रचनात्मक आकलन कब करते हैं, किसे कहेंगे, तो बच्चे को सिखाने के लिए हम लोग आकलन करते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए ही आकलन का आकलन करते हैं और ये एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, पूछेगा दोनों में से बेहतर कौन सा है, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन में से दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा आकलन है, तो आपको रचनात्मक आकलन, क्योंकि ये पढ़ाने के दौरान ये आकलन किया जाता है। बच्चे को सिखाने के दौरान आकलन, रचनात्मक आकलन किया जाता है कि पता चल सके कि बच्चा को कैसे सिखाना है और बच्चा कितना सीख पा रहा है, कैसे सिखाया जा सकता है इसको। और योगात्मक आकलन ये साल के अंत में किया जाने वाला आकलन है। साल के अंत में, ये पढ़ाने के दौरान किया जाता है। रचनात्मक आकलन पढ़ाने के दौरान किया जाता है, वहीं योगात्मक आकलन
साल भर पढ़ाया गया और लास्ट में आकलन किया जा रहा है, तो ये बच्चे को पढ़ाने में ये हेल्पफुल साबित नहीं हो पाता है। लेकिन इसीलिए रचनात्मक आकलन की तरफ हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा आकलन के प्रकार। रचनात्मक आकलन क्या है? तो पढ़ाने के दौरान किया गया रचनात्मक आकलन कहलाता है, जो बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, किसी बच्चे के बारे में अगर हमको जानना है तो कौन सा आकलन करेंगे, रचनात्मक आकलन कि योगात्मक आकलन? तो आपका आंसर होना चाहिए रचनात्मक आकलन। ठीक है, योगात्मक आकलन क्या है? ठीक है, तो साल के अंत में किया जाना वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। और आप नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड पे वीडियो रहेगा। आप मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि आपको टैग वर्ड से बहुत सा क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो टैग वर्ड, निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड मैं इस वीडियो में नहीं रखा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए। तो आप मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जुलाई 2025 सीटेट के लिए एक बेस्ट तरीका से मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। आप देखिएगा हर स्लाइड में आपको डायग्राम रखा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखिएगा रचनात्मक आकलन तो पढ़ाने के दौरान किया जाता है, वहीं योगात्मक आकलन साल के अंत में किया जाता है। लेकिन आपको सबसे बेहतर तरीका किसी बच्चे के बारे में जानना है, किसी बच्चे का आकलन करना है, तो आपको रचनात्मक आकलन उपयोग में लेना चाहिए। ये साल के अंत में किया जाता है, तो ये बेहतर नहीं हो सकता है, बेस्ट तरीका है किसी के बारे में जानने का। ठीक है, या किसी के बारे में आंकने का। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे दोनों बात कर रहे हैं, आपको बता दिए हम। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आपको क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समेटिव असेसमेंट, सीखने का आकलन, सीखने का आकलन। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो सीखने के लिए सीखने का आकलन तो समेटिव असेसमेंट कहेंगे। वहीं असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, सीखने के लिए, तो सीखने के लिए आकलन करते हैं, और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। कह रहा है एक और होता है असेसमेंट एज द लर्निंग, द सेल्फ असेसमेंट, सीखने के रूप में आकलन। अब देखिएगा कि टैग वर्ड में आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट आएगा, और वहीं पॉजिटिव में आएगा ये, और वहीं ये निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, वहीं आप आइएगा पीछे तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है और ये निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो आपको टैग वर्ड के बारे में आपको वीडियो में लाऊंगा जल्द ही। और इवोल्यूशन किसे कहेंगे, मूल्यांकन। ठीक है, तो इस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके हम लोग विशेषताएं को भी देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको बार बार पूछ देता है। किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये आपका सीटेट में पूछ चुका था, मात्रात्मक होता है या गुणात्मक। ठीक है, तो आप मैं लिख रहा हूं, आप याद करते जाइएगा। इवोल्यूशन मूल्यांकन क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। तो सीटेट में आपको इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, पूछता है मूल्यांकन क्या है, मात्रात्मक है कि गुणात्मक है, तो आंसर क्या होगा, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। और अब देखिएगा कि इवोल्यूशन मूल्यांकन क्या है, तो किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि गुणों का दोषों का विवेचन करके उसके बारे में हम लोग सही निर्णय लेते हैं। ठीक है, उसके संबंध में सही निर्णय ले पाते हैं, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। सीटेट में ये पॉइंट आपको पूछ चुका है। सीटेट में आपको 2023 में जो ज्यादातर देखिएगा 2023 के ऑनलाइन जो एग्जाम हो रहा था ना, वो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो क्वेश्चन वहां पे बहुत ज्यादा बना था। ठीक है, अब देखिएगा सीखने का आकलन, तो यह ज्ञान कौशल को, अधिग्रहण को मापता है, सीखने का आकलन। वहीं सीखने के रूप में आकलन, तो यह आत्म
निरीक्षण और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। सीखने के लिए आकलन, तो ये सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। तो यहाँ पर इसको क्या किया हूँ कि यहाँ पर पॉइंट को मैं यहाँ पर डायग्राम के द्वारा दिखाया हूँ कि आप डायग्राम भी देखते चलिएगा, इससे और आपको क्लियर होगा। इवोल्यूशन क्या है, तो किसी विषय वस्तु आदि गुण दोषों का विवेचन करके उसके बारे में हम सही डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। और मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, क्योंकि ये सीटेट में आपको एग्जाम में ये पूछ चुका है। तो ये पॉइंट आपको नजर पे रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको अगले बार देखने को मिल सकता है। तो वहीं सीखने का आकलन, तो ये ज्ञान और कौशल को अधिग्रहण को मापता है कि कितना आप ज्ञान अधिग्रहण कर चुके हैं। और यही सीखने के रूप में आकलन, तो ये आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है, ठीक है। और सीखने के लिए आकलन में यह आकलन का करते हैं कि ये सीखने के लिए प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, ठीक है, कि ये आकलन जब होगा तो कहाँ कहाँ पे हम कैसे कैसे सुधार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या है। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE से बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू को शामिल किया गया हो और शिक्षा को संपूर्ण अवधि के लिए हो, उसी पे ये जोर देता है। CCE इसलिए जरूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने वाले गलतियों की जगह कम अंतराल पर होने गलतियों को सुधारा जा सके, ठीक है। तो CCE क्यों किया जाता है कि बार बार जो गलती हो रहा है उसको कम अंतराल पे इस गलतियों को सुधारा जा सके, ठीक है। ये डायरेक्ट पॉइंट आपको देखिएगा, यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू को इस शिक्षा में पर ध्यान दिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन को बार बार ये उठाकर पूछ देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में भी रखा हूँ, गत्यात्मक मूल्यांकन। यह बच्चों को विशिष्ट अधिगम और आवश्यकताओं को समझने में क्या करता है, गत्यात्मक मूल्यांकन हेल्प करता है, ठीक है। गत्यात्मक मूल्यांकन को क्या करता है, यह विशिष्ट बच्चे को आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है, इसीलिए गत्यात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ये पॉइंट मैं रखा हूँ। उसके बाद देखते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं, क्योंकि मूल्यांकन के विशेषताएं से आपको ऑनलाइन में भर भर के पूछा था और उसके बाद ऑफलाइन में भी क्वेश्चन इससे बार बार के विशेषता से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा वैधता, ये पॉइंट देकर आपको पूछा है 2016-17 में। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। वैधता किसे कहेंगे, तो वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, ठीक है। विश्वसनीयता, विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी परीक्षण या परीक्षा का उत्तर एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगा, ठीक है। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति हो, किसी परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो मापन क्या है, वो मापन आपका विश्वसनीयता है, यानी उस मापन में विश्वसनीयता है। और व्यवहारिकता हम देखते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया, लागत और समय प्रयोग सरल की दृष्टि से वास्तविक व्यवहारिकता और कुशल होनी चाहिए, ठीक है। वस्तुनिष्ठा, जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव न पड़े, यानी इसमें वस्तुनिष्ठा कब पाएंगे, जिसमें मूल्यांकन एक ही हो, उत्तर एक ही हो, लेकिन इसमें जो भी एग्जाम ले रहे हैं उनका कोई प्रभाव, ये कॉपी चेक कर रहे हैं उनका प्रभाव न पड़े, ठीक है। व्यापकता, इसमें सारे गुणों का
मापन होता है। व्यापकता में सारे गुणों का मापन होता है। ये एक बार आपको 2018 में आपको ये देखने को सीटेट में या अदर आपको टेट में भी आपको व्यापकता से आपको बार बार क्वेश्चन उठा देता है और दे देता है ये पॉइंट, इसमें सारे गुणों का मापन होता है या नहीं। तो व्यापकता में सारे गुणों का मापन होता है। ठीक है, देखिएगा मूल्यांकन की विशेषताएं, तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिकता और व्यापकता। व्यापकता में सारे गुणों का मापन किया जाता है, इसलिए इस पॉइंट को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा कि पोर्टफोलियो से भी आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे का निश्चित अवधि में किए गए कार्यों का संग्रहण होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धि, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो क्या है? तो इसमें एक किसी छात्र की फाइल होती है। ठीक है, सीधा सा समझेंगे, किसी बच्चे का फाइल है जिसमें उसके निश्चित अवधि में यानी 1 साल 6 महीने में किए गए कामों का हम लोग क्या करते हैं, संग्रहण करके रखते हैं कि वो क्या प्राप्त किया है, क्या छोड़ा है, क्या पाया है और क्या उपलब्धि पाया है, कितना वो जल्दी जल्दी सीख रहा है और उसमें सीखने में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, इस सब चीज़ों को हम लोग रखते हैं। पोर्टफोलियो से बच्चे के महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। यानी पोर्टफोलियो हम लोग क्यों बनाते हैं कि बच्चों के बारे में जानने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं पोर्टफोलियो क्यों बनाया जाता है कि बच्चों को जाना जा सके कि बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, बच्चे गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे वो गलती करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको कैसे उनमें सुधार किया जा सकता है। पोर्टफोलियो में व्यक्तिगत, पारिवारिक और शैक्षिक, संस्कृति तथा सामाजिक जानकारी भी आदि इसमें शामिल किया जाता है। पोर्टफोलियो में क्या है आपको, इसमें बच्चों के व्यक्तिगत, परिवार के बारे में, परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, शैक्षिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक, कौन सा पहनावा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, और उसके समाज के बारे में भी जानकारी रखते हैं कि बच्चे को समाज के बारे में जानकारी तो उससे जोड़ा जा सके। जोड़ेंगे तो बच्चा और आसानी से सीख पाएगा। ठीक है, बच्चों को पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है इसकी सहायता से उसका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। पोर्टफोलियो का उद्देश्य क्या है? इससे बच्चों को बारे में जानने में और मूल्यांकन करने में आसान हो जाए। पोर्टफोलियो का उद्देश्य क्या है कि उसकी सहायता से छात्रों को मूल्यांकन किया जा सके और मूल्यांकन करके बच्चे के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर सके। ठीक है, अब देखिएगा कि मैं इससे पहले आपको 6 चैप्टर में पढ़ा कर डाल चुका हूं, तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वृद्धि तथा विकास, ठीक है, NEP 2020, NCF 2005 और चौथा अधिगम, ये सब चीज़ें, ये सभी चैप्टर आपको पढ़ाकर डाल दिया गया है। RTE 2009, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाकर मैं डाल चुका हूँ। वृद्धि तथा विकास NEP 2020, NCF 2005, अधिगम और बुद्धि, इस चैप्टर को भी पढ़ाकर मैं डाल चुका हूँ। RTE 2009। आप देखिएगा वृद्धि और विकास से 2 से 3 क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है। NEP से भी 2 क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा, NCF से 1 क्वेश्चन, अधिगम से 2 क्वेश्चन, RTE से 2 क्वेश्चन, बुद्धि से 2 क्वेश्चन। इन सभी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है और आप जाकर देख सकते हैं। ये 7वां चैप्टर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आकलन और मूल्यांकन, ये आकलन वाला वीडियो आप लास्ट तक देखें और अपने जानने पहचाने वाले को इस वीडियो को और शेयर करें। इस वीडियो में देखिएगा बहुत सा वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी करा दिया हूँ
और मैं बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, क्वेश्चनों का बहुत सा सेट लाऊंगा जिससे आपको और अच्छा तरीका से समझा मैं पाऊँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और छात्रों का पोर्टफोलियो, तो ये मूल्यांकन का उपकरण है। यह शैक्षिक मूल्यांकन में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। इसमें उपलब्धियों भी देखते हैं। पोर्टफोलियो में छात्र की उपलब्धियां और सफलताओं को दर्शाता है। छात्रों का पोर्टफोलियो और प्रगति, विकास और समय के साथ कौशल में सुधार का ट्रैक करता है। क्षेत्रीय जानकारी, ठीक है, सामाजिक जानकारी हम लोग देखते हैं। इसमें क्षेत्रीय पृष्ठभूमि और संस्कृति संबंधित जानकारी भी इसमें पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। पोर्टफोलियो में क्या है, मूल्यांकन का उपकरण है। छात्रों की उपलब्धियां, प्रगति और क्षेत्रीय जानकारी, सामाजिक जानकारी भी हम लोग उसमें शामिल करते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं, ये लास्ट स्लाइड है और देखते हैं रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे बिहेवियर, स्किल और एटीट्यूड इत्यादि। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या क्या रखा जाता है, इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे बिहेवियर, स्किल और एटीट्यूड। पूछिएगा कि एनेक्डोटल में क्या क्या रखते हैं, किस 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 का रिकॉर्ड रखते हैं, तो बिहेवियर का एनेक्डोटल में रिकॉर्ड रखते हैं, स्किल का भी कौन कौन से स्किल है और बच्चे का एटीट्यूड का भी हम लोग एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखते हैं। वहीं कम्युलेटिव रिकॉर्ड में क्या क्या रखते हैं, तो इसमें बच्चों के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे एकेडमिक और अटेंडेंस और अचीवमेंट। बच्चा कौन सा एकेडमिक में है, ठीक है, और अटेंडेंस, वो कितना दिन क्लास आ रहा है और वो क्या क्या अचीव किया है, तो वो कम्युलेटिव रिकॉर्ड में आपको रखा जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड आप देखिएगा, यहाँ पे मैं रखा हूँ। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में ये बच्चों को व्यवहार, कौशल और दृष्टिकोणों को ट्रैक करता है। और संचयी रिकॉर्ड में ये अकादमिक प्रदर्शन, उपस्थिति और उपलब्धियों को संकलित करता है, यानी एक जगह हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा तो आप अपने जानने पहचानने